नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन प्लेनेट। 18 महीने लंबा संघर्ष और एक सपना ओबीसी समाज को जगाने का। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो उम्मीदों की जगह मिली निराशा, संघर्ष की जगह मिला अकेलापन। हम बात कर रहे हैं मंडल आर्मी के चीफ अनिरुद्ध विद्रोही की, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत, समय और जेब से पैसा लगाकर समाज को जागरूक करने के लिए एक लंबी यात्रा निकाली। गांव गांव गए, लोगों को जोड़ा, अधिकारों की बात की, लेकिन जिस समाज के लिए वो निकले थे वही समाज उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। नतीजा न सिर्फ आर्थिक नुकसान बल्कि अपमान और उपेक्षा का भी सामना करना पड़ा। क्या समाज अपने ही लोगों के संघर्ष को समझने में असफल हो रहा है या फिर ये लड़ाई अभी और लंबी है? आइए सीधे बात करते हैं मंडल आर्मी चीफ अनिरुद्ध विद्रोही से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंडल आर्मी के चीफ अनिरुद्ध विद्रोही जी। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो महात्मा फुले जी और बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भीम, जय फुले, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत। जी, आपने 18 महीने जिस तरीके से सड़कों पर उतर के ओबीसी को जगाने के लिए मंडल रथ यात्रा निकालने का काम किया था, तो हमारा इसी से सवाल बनता है कि आपने यह यात्रा जो है क्यों निकाली थी और आपको क्या लगता है कि सिर्फ ओबीसी की जनगणना से समाज का भला हो जाएगा? जी जी, जो आपने सवाल किया, मंडल यात्रा का हमारा जो लक्ष्य था वो सिर्फ ओबीसी को लेकर के नहीं था, बल्कि साथ में समस्त जो हमारा संपूर्ण पिछड़ा वर्ग है, बहुजन समाज, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और जो पसमानदा समाज है, उन सभी को अवेयर करना। और साथ में मुख्यतः जो ओबीसी की समस्या है बनी हुई है, जाति जनगणना की जो मांग है, मंडल कमीशन को संपूर्ण रूप से लागू करना, और साथ में बहुजन समाज को जो तमाम प्राइवेट सेक्टर से लेकर के सरकारी ठेकों में और व्यावसायिक लोन के अंदर कोटा कराने की मांग को लेकर के, उनको अवेयर करने की मांग को लेकर के हमने इस यात्रा का स्टार्ट किया था। और 25 अगस्त 2022 को बीपी मंडल साहब की जयंती पर मधेपुरा बिहार, उनकी जो समाधि स्थल है, वहीं से इस यात्रा का शुभारंभ किया था। ये मेरी तीसरी यात्रा थी जो 18 महीने चली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और ये जो है 17 फरवरी 2024 को लखनऊ में इसका समापन हुआ था। यात्रा का उद्देश्य यही था मुख्यतः मोटा मोटा कि जो जाति जनगणना है और जो हमारी भागीदारी है, जो मानव साहब का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके महत्व को हमारा समाज समझे, जिसको लेकर के हम गांव गांव गए। लगभग 150 से ऊपर जिलों में हमने 4 स्टेट के अंदर 3 से 4,000 गांव के बीच में जनसंपर्क किया, छोटी से बड़ी चौपालें की और लोगों को अवेयर किया और उनको समझाया कि जाति जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय क्यों महत्वपूर्ण है, संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में संविधान ने किस तरह बदलाव लाया, किस तरह हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके हमें हमारा अधिकार दिलाया, हमारे जीवन को बेहतर किया, और किस तरीके से हमें संगठित होकर के उस पूरे मूवमेंट को बचाना है, बल्कि आगे लेकर के जाना है, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी संविधान का सुरक्षा कवच मिलता रहे और जो हमारे अधिकार हैं वो हमें पूर्णतः हासिल हो सके। जिस समाज के लिए आपने यात्रा निकाली थी, इतना संघर्ष किया था, और खास करके युवाओं में बहुत कम देखने को मिलता है कि इतने बड़े मूवमेंट को जमीनी स्तर पर उतारना। सोशल मीडिया पर बोल देना अलग बात है, माइक पे, स्टेज पे खड़े होकर बोल देना अलग बात है, लेकिन उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस तरीके से आपने संघर्ष किया, और 18 महीने कम समय नहीं होता है, 1 साल से ज्यादा लगभग समय होता है, तो आपने अपना पूरा समय जो है समाज को जागृत करने के लिए किया, लेकिन जिस समाज के लिए आपने ये यात्रा निकाली थी उस समाज ने आपको सपोर्ट नहीं किया। क्या कहेंगे? जी, ये हम जो 18 महीने का कार्यक्रम किए, इससे पहले भी 2 यात्राएं की, और उससे पहले भी आपको जानकारी होगी कि हमने नीट में ओबीसी कोटा लागू कराने के लिए 2021 में सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया, जिसको लेकर के हमें जेल भी जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए। और उससे पहले से भी हमारा संघर्ष रहा है। हम लगभग
12 साल से ऊपर हो गया है हमें समाज के लिए संघर्ष करते हुए। जिस उम्र में हमारे नौजवान साथी एंजॉय करते हैं या आज के जो चलन में चलता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, क्रिकेट गुल्ली डंडा खेलते हैं, उस उम्र में हम सामाजिक न्याय के लिए अपने संघर्ष को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। और जैसे जैसे हमारी समझ डेवलप होती जा रही थी, जैसे जैसे हम अपने महापुरुषों को पढ़ते जा रहे थे, उनको समझते जा रहे थे, वैसे वैसे उस विचार, उस आंदोलन को और उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते जा रहे थे। इसी सिलसिले में हमने ये यात्रा निकाली। इससे पहले हम कई लोगों से मिले, मीटिंगें भी की और सैकड़ों लोग समाज के, ओबीसी एससी एसटी समाज के बिजनेसमैन, अधिकारी और नेता भी, कईयों को हमने इसके रिगार्डिंग पत्र लिखे या व्यक्तिगत मिले, और जो कर्मचारी हैं उनसे भी मिले। हमने कहा भाई ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं, इसमें हमें आपसे सहयोग की उम्मीद है, क्योंकि कार्यक्रम इतना बड़ा 18 महीने बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता है और जिसमें लाखों का खर्च होना है। तो इसको लेकर के हम लोगों से मिले। हालांकि उस समय उन लोगों ने कोई विशेष सहयोग नहीं किया, एक आध लोग आगे आए, फिर भी हमारी टीम ने पूरे हिम्मत, हौसले के साथ में, जज्बे के साथ में इस कार्यक्रम को आरंभ किया और कंटिन्यू ये पूरा कार्यक्रम 18 महीने का जो था, 25 अगस्त 2022 से 17 फरवरी 2024 तक लगातार इसको कंटिन्यू चलाया और चारों स्टेट के अंदर जाकर के लोगों को अवेयर करने का काम किया। इस दौरान कई जगह हमें अपने ही लोगों के जरिए अपमानित भी होना पड़ा और सहयोग विशेष तो नहीं मिला। आपने भी देखा होगा, एक बार आपने, जब मैं एमपी में था, आपने कॉल किया कि मुझे इंटरव्यू करना है, तो उस समय आपने देखा कि सर्दी का मौसम था, फरवरी का महीना था और हम अपनी टीम के साथ एक हाईवे के किनारे रोड पर सोने का इंतजाम करने जा रहे थे। रोड पे लेटे हुए थे सारे लोग, फर्श पर रोड के किनारे बिछा करके, और सोने का इंतजार था। तब आपका कॉल आया, उस समय हमारा इंटरव्यू हुआ था। आपने देखा था कि हमारी टीम ने किस तरह से मेहनत किया। गाड़ी जो हमने ली थी मंडल रथ के लिए, हमारा मिशन ये था, ये विजन था कि हम जो है इस मूवमेंट को 2030 तक लगातार इसको कंटिन्यू रखेंगे, ताकि समाज को अवेयर किया जा सके और एक नेशनल लेवल पर मास मूवमेंट खड़ा किया जा सके, जिससे बहुजन समाज को न सिर्फ उसका हक मिल सके, बल्कि वाजिब सम्मान और न्याय भी सुनिश्चित हो सके। पर दुर्भाग्य कहिए कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं और मैंने कम उम्र में ये मूवमेंट शुरू किया। पता नहीं उम्र का रहा या मतलब जो है मैं जिस समाज से आता हूं उसकी वजह रहा, या शायद मैं मतलब ठीक व्यक्ति नहीं हूं, ऐसा कुछ रहा। सपोर्ट नहीं मिल पाया जिस तरह मिलना चाहिए था। हालांकि वर्गीय रूप में, सामाजिक रूप में हमें इस मूवमेंट का बड़ा लाभ मिला, नुकसान नहीं हुआ है। लाभ ये मिला कि जिस जाति जनगणना के मुद्दे पर हमारे खुद के नेता बोलने से डरते थे, आज वही आपने 2024 का लोकसभा चुनाव देखा हो, खड़े होकर के मंचों से चिल्ला रहे थे, आज वही जो है लगातार प्रेस के सामने बात कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार बात कर रही, इवन जो सत्ता पक्ष है वो भी कह रहा है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। हालांकि अभी भी मुझे उसकी मंशा में बेईमानी लगती है, देखते हैं क्या होता है। पर हाँ, ये सारे के सारे जो रीजनल पार्टियां हों या नेशनल पार्टियां, सत्ताधारी दल भी जो कभी जनगणना के खिलाफ रहती थी, जातीय गणना के खिलाफ रहती थी, वो भी मजबूर हो गई ये कहने पर कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। तो हमें इसका वर्गीय तौर पर लाभ मिला, व्यक्तिगत रूप से हमें इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और नुकसान ये रहा कि समाज का सपोर्ट नहीं मिला। कोई मूवमेंट जब चलता है तो उसमें खर्चे होते हैं, महंगाई का दौर है। इस मूवमेंट में 20 लाख से ऊपर का करीब खर्चा रहा, हर महीने 1 से सवा लाख, 1.5 लाख के आसपास का खर्च रहा, और ये 20 लाख से ऊपर गया, जिसमें उस तरह से सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें जो है कुछ अलग अलग टाइम में 22 में, 23 में, 24 में ब्याज पर पैसा अरेंज करना पड़ा ताकि हम इस मूवमेंट को कंटिन्यू रख सकें। तो ये हमें व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान रहा, पर सामाजिक तौर पर एक बड़ा लाभ रहा समाज के लिए कि हमारा जो मूवमेंट था वो आज जो है नेशनल लेवल पर उसकी बात हो रही है और उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं कि जाति जनगणना की आवश्यकता है, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। जी, कर्जे लेकर आंदोलन को चलाना एक बहुत बड़ी बात है, और मेरा सवाल भी इसी पर है कि इतना पैसा और इतना समय लगाने के बाद अब आपकी आर्थिक स्थिति और भविष्य की क्या योजना है? सबसे पहले तो मैं आर्थिक स्थिति पर बात करूंगा। हालांकि 2 साल तक मैंने इस बात को छुपा के रखा और
इन 2 सालों के दरमियान मैं कहीं मूवमेंट में नजर नहीं आया। उसका कारण यही रहा था कि इस 18 महीने के कार्यक्रम के बाद मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट गया। हालांकि मैंने ये सोचा कि मैं इसको कवर कर लूंगा, पर 2 सालों में कई एक के बाद एक ऐसी विपत्तियां आई, जिसमें मेरा एक्सीडेंट भी पिछले साल हुआ, 5-6 महीने बेड रेस्ट पर रहा, और भी कई सारी समस्याएं आती गई, जिसकी वजह से मैं लगातार नीचे जाता रहा। और जो मैंने पैसा अरेंज किया था कर्ज को लेकर के, तो उसका भी कॉस्ट डबल हो गया। तो सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूंगा समाज से, हालांकि मैंने समाज के कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से इस विषय में बात की, सोचा कि मुझे इसको सोशल मीडिया पर ना ले जाना पड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर अगर हम इस मैसेज को ले जाएंगे तो जो हमारे युवा संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, उनका मनोबल डाउन होगा कि समाज से जब हमारे जैसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिल पाया जो लगातार इतना काम कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो उनके साथ भी ऐसा हो। ये सोचकर हम इसको सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते थे, पर ये मजबूरी है कि आज हम समाज के सामने शेयर करते हैं और ये अपील करते हैं कि आप साथ दें, हो सके तो हमारी मदद करें, ताकि इस समस्या से निकल करके हम पुनः उसी तरीके से उसी अंदाज में वापस समाज के हक के लिए आवाज उठा सकें और लड़ सकें। ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 12 सालों के हमारे संघर्ष में कि हमने कभी परमिशन ली हो, हम कभी किसी से डरे हों। लेकिन यूजीसी के इतने बड़े इशू पर भी मुझे उस समय पीछे हटना पड़ा जब दिल्ली पुलिस ने मुझसे कहा कि आपको धरने की परमिशन नहीं है। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था कि मैं पीछे हट गया। इसका कारण डर नहीं था, इसका कारण था आर्थिक स्थिति, क्योंकि अगर गिरफ्तारियां होती हैं हमारी और हमारे साथियों की, तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी और उनकी बेल करा सकता, इसलिए मुझे पीछे हटना पड़ा। दूसरा जो आपका सवाल था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, साथ में एक और आपका सवाल था, हाँ, भविष्य की योजना। भविष्य की योजना का जो सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि मेरा मिशन था कि 2030 तक कंटिन्यू रखना है। वो हो नहीं सका। मंडलत जो हमने लिया था वो भी ईएमआई ना चुका पाने के चलते कंपनी ने वापस ले लिया, तो हमारे पास अब व्हीकल भी नहीं है। लेकिन हमारा जो भविष्य का प्लान है, हम चाहते हैं कि बहुजन समाज को उसका हक मिले जो आबादी के अनुसार में हिस्सेदारी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, निजी सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या व्यवसाय बिजनेस सेक्टर हो, या बैंकिंग सेक्टर हो। हर क्षेत्र में हमारे लोगों को अनुपातिक भागीदारी मिले। पॉलिटिकल सेक्टर में भी हमारी अनुपातिक भागीदारी हो, हमारी संख्या के अनुपात में टिकटों का वितरण सुनिश्चित हो, हमारे लोगों को उतना स्थान मिलना चाहिए। और ओबीसी, एससी, एसटी जो महिलाएं हैं, हमारे समाज की बहनें हैं, उनके लिए पॉलिटिकल क्षेत्र में अलग से कोटा रिजर्व किया जाए, यानी कि जो भी कोटा है महिलाओं का, हम चाहते हैं उसमें सब कैटेगराइजेशन हो। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए अलग से कोटा निर्धारित हो। और जैसे ही हम इस समस्या से बाहर आते हैं, वे वादा करते हैं कि हम उसी तरीके से इस लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे। और ये हमारा मिशन है कि हम मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाएं जिससे कि समाज को लाभ हो और समाज उससे प्रेरणा लेकर के आगे की लड़ाई को जारी रखे, समाज के युवाओं में एक ऊर्जा रहे और सामाजिक न्याय के प्रति एक जुनून रहे कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। आप ही की तरह जो युवा सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इस तरीके से मूवमेंट चला रहे हैं, अपने जेब से पैसे खर्च करके आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने अनुभव के आधार पर उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने जो गलतियां की हैं वो आप ना करें, और अपनी परिस्थिति को देखते हुए मूवमेंट को जारी रखें। आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया के जरिए और जो आपके लोग हैं उनसे बात करें। जितना फंड, जितना संसाधन आपके पास उपलब्ध हो, उसी के अनुसार मूवमेंट को चलाएं, धैर्य रखें, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, और विशेष रूप से कर्ज लेकर के मूवमेंट को रन ना करें, क्योंकि अभी हमारा जो समाज है उतना अवेयर नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पीछे हटें, मैं चाहता हूं कि हमारा युवा सड़कों पर हर अन्याय के खिलाफ खड़ा रहे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कल आपको भी अनुज सिंह विद्रोही की तरह इस तरह सामने आना पड़े, अपनी समस्या रखनी पड़े। 2 साल तक आप चाहते हुए भी किसी भी मूवमेंट में हिस्सा न
ले सकें और घर बैठे रहें मन में सोच करके कि यार हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, मुझे यहाँ होना चाहिए, और आप वहां ना पहुंच सकें, आप अपनी आवाज ना उठा सकें, अपनी उपस्थिति ना दर्ज कर सकें, तो उस कंडीशन को अपने सामने नहीं आने दीजिए और कोशिश करिए कि बेहतर हो सके कि बिजनेस, साइड बिजनेस कोई कर सकते हैं या और किसी तरीके से अर्निंग का माध्यम आप बना सकते हैं तो वो बनाएं, और लोगों से कनेक्ट होकर के जितना संसाधन, जितना फंड आप जुटा सकते हैं उसके अनुसार ही अपने मूवमेंट को बनाएं और इसको कंटिन्यूटी में रखें। आप धीरे धीरे कंटिन्यूटी में इसको रखें और समाज को जागरूक करने का प्रयास करें। क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी बड़े आंदोलन को अगर हमें करना है, किसी भी मूवमेंट को सड़कों पे हमें उतारना है, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर हमें सड़कों पे उतरना है, तो हमें संगठित शक्ति की जरूरत पड़ती है। संगठित शक्ति के बगैर हम कोई भी आंदोलन निर्माण नहीं कर सकते हैं। और जैसे आपका संगठन मंडल आर्मी है, तो मंडल आर्मी को पूरे देश भर में एक जब तक हम एस्टेब्लिश नहीं कर लेते, जब तक एक ढांचा नहीं तैयार कर लेते हैं, तो एक आंदोलन के मुहिम में कूदना ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कि जैसे आपके साथ हुआ कि आपने अपने जेब से पैसे लगाकर कर्जे लेकर समाज को जागृत करने के लिए उतरे। हमको आप पे गर्व है कि आप जैसे युवा जो है आज के समय में जिस तरीके का युवा है, सोशल मीडिया पर रील्स देखने में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, फालतू के डिस्ट्रैक्शन में अपना समय बर्बाद कर रहा है, वहीं आप अनिरुद्ध विद्रोही जैसे जो युवा हैं समाज को जागृत करने के लिए और अपने समाज को हक और हुकूक दिलाने के लिए सड़कों पर 18 महीने लगातार निरंतर प्रयास करते रहे। जी, क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। निश्चित तौर पर ये आवश्यकता है कि संगठित होकर के एक ढांचे का निर्माण करने के बाद ही मूवमेंट में उतरना चाहिए, और ऐसा करने का मैंने भी प्रयास किया। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कई लोगों से बात की, कई संगठनों से बात की और कई मीटिंगें की। लोगों ने वादे भी किए, हामी भी भरी। कई लोगों ने तो ये कह दिया कि भाई ये हमारे संगठन का काम नहीं है। असल में समस्या यहाँ पर मैंने जो नोटिस की वो दूसरी रही, और उसी को लेकर के मैं जो है अपने समाज के संगठनों से, बुद्धिजीवियों से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से एक अपील करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी कोई युवा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ में संघर्ष के लिए सड़कों पे आए और वो आपसे ये कहे कि हमें जो है आपके साथ की जरूरत है या आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है, तो आप उसको उसकी उम्र से जज करने की बजाय उसके ईमानदारी, उसके समर्पण से जज करिए, उसके संघर्ष को देख करके उसका साथ दीजिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बहुजन समाज में जमीन पर लड़ने वाले जो युवा हैं वो हमें दिया लेकर की कहावत कहते हैं, दिया लेकर ढूंढना, तो दिया लेकर के भी अगर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि उम्र से जज मत करिए। आपको जज करना है तो संघर्ष देखिए, हौसला देखिए, समर्पण देखिए, ईमानदारी देखिए, है या नहीं है। हो सकता है कि युवाओं में वो मतलब चीज नहीं होती है कि वो आपसे जब बात करें तो उनके साथ वो चीज हो कि ज्यादातर युवा जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो ज्यादातर अपनी बात सीधे सीधे बोल देते हैं। उनके पास वो तरीका नहीं होता है क्योंकि उनके मन में कोई मैल नहीं होता है, बहुत सारी लच्छेदार बात नहीं कर सकते, तो सीधे बोल देते हैं कि सर मैं ये करने जा रहा हूँ और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए या मुझे सहयोग चाहिए। वो सीधे बोल देते हैं बगैर कोई भूमिका बनाए। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना अनुभव नहीं होता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो ये क्या सोचेगा। वो सोचते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, ये समाज के जागरूक लोग हैं, ये चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, तो ये जरूर हमारा साथ देंगे। तो यही मेरा निवेदन है कि युवाओं की उम्र मत देखिए, उनके अंदर संघर्ष का जज्बा है उसको देखिए, और युवा ही बदलाव ला सकते हैं। बशर्ते कब? जब आप उनको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, सहयोग करेंगे तब। जी, अभी हमारे साथ जुड़े थे अनिरुद्ध विद्रोही जो कि मंडल आर्मी के चीफ हैं, और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि 18 महीने तक ओबीसी के तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर ओबीसी के हक और हुकूक के लिए अपना पूरा इन्होंने कह सकते हैं कि अपनी पूरी जवानी लगा दी। और हम समाज से अपील यही करना चाहेंगे कि ऐसे युवाओं को साथ आए, ऐसे युवाओं का साथ दे, सहयोग दे। किसी भी आंदोलन को
एक धार देने के लिए श्रम, पैसा, बुद्धि, मेहनत और हुनर की आवश्यकता होती है। आप लोगों के पास जो भी हो, जो भी, चाहे श्रम हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे पैसा हो, चाहे हुनर हो, संगठन को दें। और हमारे साथ आज इस खास मौके पर थे अनिरुद्ध विद्रोही जी। हम इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।